सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास में ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ, कि किसी के बचपन की बात कर रहा हूँ और बचपन में बच्चों को ये जो कांच की गोलियां या लाख की गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां सारे बच्चों को पसंद आती हैं, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। तो एक्चुअली में बच्चों, टुडे आई एम डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 2, लाख की चूड़ियाँ। और ये जो चैप्टर नंबर 2 है, ये हिंदी की किताब वसंत का भाग 3 है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से 8वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, 8th क्लास में हैं, उनके लिए ये है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? लाख की चूड़ियाँ। वैसे आप सब बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं इंग्लिश के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करता हूँ, सोशल स्टडीज़ के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करता हूँ, कंप्यूटर के, साइंस के भी लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, तो फिर मैं हिंदी के लेक्चर क्यों रिकॉर्ड करता हूँ? तो बच्चों, इसमें बात ये है कि एक्चुअली में मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है और कहानियाँ सुनाना भी पसंद है। मुझे कहानियाँ नरेट करना पसंद है। स्टोरी टेलर, ये भी एक बहुत अच्छा काम है। मुझे कहानियाँ पढ़ना, पढ़ कर के सुनाना, कहानियों को अलग तरीके से पढ़ कर के सुनाना बहुत पसंद है। और मुझे हिंदी साहित्य से, इंग्लिश लिटरेचर से लगाव भी रहा है। मैंने कुछ एक छोटी छोटी कहानियाँ लिखी भी हैं, कविताएं भी लिखी हैं। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी कविताओं और कहानियों के बारे में फिर कभी आपसे बात करूंगा। अभी हम लोग आपका ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं, जहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे बदलू नाम के आदमी के बारे में, जो लेखक को बचपन में छोटी छोटी सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना करके देता था। एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि बच्चों, इस चैप्टर के, इस कहानी के लेखक जो हैं, उनका नाम है कामता नाथ। तो ये नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए। ओके, सो वी आर प्रोसीडिंग ऑन। वैसे तो मेरे मामा गांव के होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो बच्चों, ऐसा ही होता है कि अगर आप दादा के गांव में जाते हैं तो वहां पर जो भी इस तरह के बड़े लोग होंगे, उन्हें आप काका या चाचा कहेंगे, ताऊ कहेंगे। और अगर आप ननिहाल में जाते हो और वहाँ इस तरह के लोग होते हैं, तो आपको नेचुरली मामा कहना चाहिए था। इसीलिए इसमें ऐसी बात कही गई है कि बदलू मामा इन्हें कहना चाहिए था, जबकि लेखक प्यार से, जैसे कि गांव के बाकी सारे बच्चे उनको बदलू काका कहते थे, तो ये भी उन्हें बदलू काका कहते थे। तो ये बदलू काका हैं कौन? तो एक्चुअली में ये बदलू काका वो व्यक्ति हैं जो लेखक के ननिहाल में, उस गांव में लाख की चूड़ियों को बनाने का काम करते थे। ठीक है। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बदलू, ये जो लाख की चूड़ियों बनाने वाले कारीगर हैं, इनका मकान कहाँ था? तो इनका मकान जो था वो गांव में थोड़ी ऊंचाई पर था। उसके पास में एक पुराना नीम का पेड़ भी लगा था, जहां पर बदलू अपना काम किया करते थे। उनके घर के सामने में एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला कर चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा, वही बेलन जो हम लोग घर में रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली थी और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर के वह
उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ा करके गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो पहले लाख की गोल गोल चूड़ियां बनाई जाती हैं और उस पर रंग रोगन का काम, डेकोरेटिव पीसेज पत्थर चिपकाने का काम अलग से होता है, दूसरे स्टेज में होता है। ठीक है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठ करके किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था बैठने के लिए। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार की चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता और पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर के किसी नववधू की कलाई हो। तो कलाकार को, कारीगर को अपनी कलाकृति से, अपनी बनाई हुई चीजों से थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट होता ही है, बिल्कुल होना चाहिए। बदलू मनिहार था। मनिहार एक तरह की जाति होती है जिनका कुछ खास तरह का काम होता है। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। ये चीजें मैंने गांव में देखी हैं कि मैं भी जब छोटा था अपने दादा के गांव में, नानी के गांव में जाया करता था, तो अक्सर वहां पर कुछ सामान बेचने आते थे लोग, जो चावल के बदले में, गेहूं के बदले में वो सामान दे दिया करते थे। जैसे ये जो लाई बनी होती है ना, जो मकर संक्रांति में, तो मैंने वो भी धान की बालियां दे करके, गेहूं, 1 डब्बा गेहूं, 2 डब्बा गेहूं दे करके मैंने ये लाइयां खरीदी हुई हैं। और कुछ गुड़ की चीजें भी बनी होती थी, ऐसा कुछ मुझे याद आता है। तो वही चीज है यहाँ पर, वस्तु विनिमय का तरीका। ये प्राचीन तरीका है, पुराने समय का तरीका है, जब करेंसी का आविष्कार नहीं हुआ था। लोगों ने रुपया, मुद्रा नहीं बनाया था। अभी भी ये चीजें कभी कभी कुछ पुराने गांवों में दिख जाती हैं। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियां से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। तो बच्चों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस कहानी का, जिसमें हम लोग ये जान पा रहे हैं कि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियां। अब यह क्यों और कैसे, ये हमें आगे दिख सकता है इस कहानी में। सॉरी। तो बदलू मुझसे तो घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी वो मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता कि शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता,
वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो उसे मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां, वही लाख की गोलियां जरूर बना देता था। और बच्चा होने के कारण और हर बच्चे को ये गोलियां पसंद आती ही हैं, तो मुझे भी बहुत पसंद था। मैं बहुधा, बहुधा का मतलब है बार बार या अक्सर, हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली होना का मतलब है ट्रांसफर हो जाना, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। तो मेरे ख्याल से अब लेखक की उम्र 16-17 साल की हो गई होगी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। और इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। तो बच्चों, ये ध्यान देने की बात है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि बदलू को दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से। और अब गांव में सब की सब स्त्रियां, महिलाएं कांच की चूड़ियां पहने हैं। तो अब हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आ चुके हैं इस कहानी में। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां दिखी। मुझे लगता है कि अब बदलू की हालत खराब हो रही होगी, क्योंकि जब गांव की महिलाएं भी कांच की चूड़ियां पहनने लगी तो बदलू से लाख की चूड़ियां खरीदता होगा कौन? और लोग उससे चूड़ियां नहीं खरीदते थे, या लाख की चूड़ियों के बदले अगर अनाज नहीं दे रहे होंगे, तो बदलू का जीविकोपार्जन, उसकी आर्थिक स्थिति तो बड़ी ही खराब हो गई होगी। अब यही बातें होने वाली है इस कहानी में। तो लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि गांव की सारी महिलाएं कांच की चूड़ियां पहन रखी हैं, शायद ही किसी महिला ने लाख की चूड़ियां पहन रखा है, तो लेखक को बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ कि मैंने सोचा कि उससे मिलकर आऊं, और शायद मन में ये भी ख्याल आया होगा कि क्यों ना बदलू से कुछ लाख की चूड़ियां ले आऊं अपनी इस बहन के लिए। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो मैंने कहा कि नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, एकटक देखता रहा। मैंने कहा कि मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले आता था। मैंने अपना ये कह करके परिचय दिया, लेकिन बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो और मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। और तब वह एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन के बाद गांव आए। तो मैंने कहा कि हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही उसकी भट्ठी नजर आई जिससे वह लाख की चूड़ियां बनाया करता था। तो मैंने पूछा कि आजकल काम नहीं करते काका क्या? तो वो कहता है कि नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि मशीनी युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने ऐसा कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा
कि शायद उसे दमा है। दमा, आप समझ रहे हो ना, अस्थमा। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथों पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी का मतलब क्या है? सीजनल खांसी। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा का मतलब है बहुत बड़ा कष्ट। मैंने देर तक सोचता रहा, काफी देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट लिए हैं। हाथ लिए हैं मतलब, हाथ काट लेने का मतलब है रोजगार छीन लिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैंने बात करने के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कहा कि आम की फसल अब कैसी है काका। तो कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए काका से पूछा। तो काका कहते हैं कि अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर के बोला कि माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना तो मैं भूल ही गया था। मैंने कहा कि नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, ऐसा कहा बदलू काका ने। मैं चुप हो गया। मुझे बचपन के वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा करके रखता था। तो मैंने पूछ ही लिया कि गाय तो अच्छी है ना काका। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता उसे, ऐसा कहा बदलू काका ने। इतने में उनकी लड़की रज्जो, उनकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम लेकर के आई। और मैंने कहा कि ये तो बहुत है काका, इतने आम कहाँ खा पाऊंगा मैं। तो वो बोले वाह वाह, और वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत का मतलब है एक बार, ऐसा कहा। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट करके दे दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है, ऐसा कहा बदलू काका ने। छांट कर देने का मतलब है कि उतने सारे आमों में से जो दिखने में अच्छे लग रहे हों, स्वादिष्ट दिख रहे हों, पके हुए दिख रहे हों, वो आम देना। और साथ में उन्होंने ये भी कहा ना कि खास करके सिंदूरी वाले, सिंदूरी वैरायटी का आम देना। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर के मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। फब रहा होना का मतलब है अच्छा लगना, सुंदर लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार करके भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो बच्चों, इसी के साथ में ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है, जिसका नाम था लाख की चूड़ियां। आप इसमें देख सकते हैं कि लाख की चूड़ियां वर्सेस कांच की चूड़ियां, मतलब कैसी कहानी है कि कैसे बदलते हुए समय के साथ में लोगों की पसंद में, लोगों के कमाने के तरीके में, लोगों के जीविकोपार्जन में, हमारे समाज में कैसे कैसे परिवर्तन आया है। कैसे शहर की चमक धमक की जिंदगी ने गांव की चमक धमक की जिंदगी तो नहीं, लेकिन गांव की जो सुकून भरी जिंदगी है उसको प्रभावित किया है। यहाँ पर हम लाख की चूड़ी को और कांच की चूड़ी को सिंबल के तौर पर भी ले सकते हैं, प्रतीक चिन्हों के तौर पर भी ले सकते हैं कि कांच की चूड़ियां जो दिखने में सुंदर हैं लेकिन कमजोर हैं, मशीनों के द्वारा एक दिन में हजारों लाखों पीस में बनाई जा सकती हैं, जबकि लाख की चूड़ियां अभी भी
हाथ से बनाई जाती हैं, कारीगरों के द्वारा अपने हाथ से बनाई जाती हैं। लाख का जो रॉ मटेरियल होगा वो भी महंगा होगा, कांच का जो रॉ मटेरियल होगा हो सकता है वो सस्ता मिलता हो। कांच की चूड़ियाँ मशीन से बनाई जाती हैं और लाख की चूड़ियाँ हाथ से बनाई जाती है। लेकिन कैसे बदलते हुए समय के साथ में शहरी लोगों के साथ साथ गांव के लोगों ने भी कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दी और इसकी वजह से लाख के कारीगरों की, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले कारीगरों जिसमें कि ये बदलू काका भी थे, उनका रोजगार छिन गया। तो इस चीज़ के दर्द को, इस बदलते हुए ट्रेंड को, गांव की संस्कृति के बदलते हुए रंग को, शहर के लोगों के बदलते हुए पसंद को लेखक ने अपनी भाषा में व्यक्त करने की कोशिश की है और उन्होंने बड़े सही शब्दों का इस्तेमाल किया है। बड़ी अच्छी कहानी लिखी है ये। तो बच्चों आखिर में मैं जरा सा इस चैप्टर में जो खास तरह के शब्द इस्तेमाल हुए हैं कहानी के हिसाब से, गांव के बैकग्राउंड, ग्रामीण परिवेश के हिसाब से, वो जरा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसे पहला शब्द है चाव, इसका मतलब होता है चाह या तीव्र इच्छा। सलाख, सलाख मतलब होता है सलाई, धातु की छड़ या लंबी सी सुई। मुंगरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक, पूर्वजों का या पिता से मिला हुआ पुश्तैनी। खपत, खपत का मतलब है कंजम्पशन, किसी माल की बिक्री। वस्तु आप समझ सकते हो, थिंग्स विच कैन बी परचेज्ड, पैसों से जिसे हम खरीद सकते हैं रुपये दे करके। विनिमय, दैट इज एक्सचेंज, एक्सचेंज वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। आजकल ये काम वस्तु के बदले पैसे दे करके ज़्यादा होता है। कसर, कसर घाटा पूरा करना, कमी पूरा करना। नाजुक का मतलब है कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा, इसे गांव में पाग भी कहते हैं। मरहम पट्टी, दैट इज जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगा करके पट्टी बांधना। मचिया एक छोटी सी बैठने की चीज होती है, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी हुई छोटी चौकोर खाट। शहरों में आजकल प्लास्टिक की बनी हुई ये चीज़ मिलती है। कुछ लोग इसे बाथरूम में भी रखते हैं या जिन्हें नीचे बैठना पसंद है वो भी रखते हैं। मुखातिब होना मतलब सामने सामने चेहरे पर देख करके बातें करना। डलिया, डलिया का मतलब है बांस का बना हुआ एक छोटा सा पात्र। बांस का बना हुआ, गांव में जो तरह तरह की सींकियां होती हैं कुछ उस तरह के घास फूस भी उगते हैं, या धान या गेहूं का जो सूखा हुआ डंठल होता है, गांव की महिलाएं उससे भी बना सकती हैं डलियां, और बड़े सुंदर सुंदर होते हैं ये। फबना, फबना का मतलब है सजना या शोभा देना। तो बच्चों इसी के साथ में मैं ये चैप्टर यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ और जल्दी ही इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आंसर सेशन, एक लेक्चर सेशन भी लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को गाइडेंस दूंगा कि आप कैसे इस चैप्टर के तरह तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इस कहानी के बेसिस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आप मेरे चैनल का नाम भूलना नहीं, इसे हमेशा याद रखना। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग और आने वाले समय में मैं क्लास 8th या 6th क्लास से लेकर के 10th 12th तक के बच्चों के लिए हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, साइंस, सोशल स्टडीज़, इन सब पे काफ़ी सारे लेक्चर सेशन डालने वाला हूँ। आप इन्हें ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और हाँ बच्चों, आप इस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करेंगे, उसमें आपको कई सारी काम की चीज़ें और कई सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी मिल सकती हैं। तो आप सब अच्छे से पढ़ाई करो, हम लोग फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ विदा।